लेकिन राजस्थान में बैन कोई किस कारण से, किस मंशा से बंद किया गया है इसको, तो मंत्री महोदय से पिछली बार भी निवेदन किया था और अभी हम निवेदन कर रहे हैं, इसको वापस चालू किया जाए ताकि जो इंडस्ट्री जूझ रही है थोड़ी महंगाई में, उसको और मात्रा में प्रोडक्शन मिल जाएगा सामने, और अच्छा माल बना के गवर्नमेंट में सप्लाई करेंगे। माल अच्छा होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग वगैरह के अच्छे मेथड है सर। एचडीपी से बढ़िया रहता है, ठीक भी पड़ता है माल, और लग रहा था इतने दिनों तो अब भी लगना चाहिए, यही निवेदन है हमारा सर। श्रवण कालिक जी, सोलर एनर्जी को लेकर, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज को लेकर भी कई तरीके की शंकाएं आप जैसे उद्योगपतियों के दिमाग में, वो सीधे सवाल आप कर सकते हैं मंत्री जी से। सरकार अपनी मंशा क्लियर करे कि पिछले महीने 3-4 महीने से ये स्थिति हो रही कि जो नेट मीटरिंग लग रही थी इंडस्ट्रीज पे, उसमें पहले ऐसे रूमर फैला रहे थे कि 31 मार्च को बंद हो जाएगी। अभी जो सोलर का काम करने वाले लोग हैं वो सबको ये बोलते हैं सब 30 जुलाई को हम नेट मीटरिंग बंद कर देंगे। तो सरकार ने ऐसा बोला था 2022 तक हम नेट मीटरिंग चालू रखेंगे। लोगों ने ऐसे ही प्लान कर रखा है, हमने भी कर रखा है, भाई जो नई इंडस्ट्रीज लग रही है उन पे सोलर लगाएंगे, पावर जनरेशन होगा, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, एक अच्छी तरह से घर की बिजली बनेगी। लेकिन ये रूमर ऐसी है, तो सरकार अपनी इस पे स्थिति स्पष्ट करे कि नेट मीटरिंग कब से बंद हो रही है, जुलाई से बंद हो रही है, मार्च से बंद हो रही है, क्यों सस्पेंस में उद्योगपति कुछ कर ही नहीं पा रहा है। वो किसी को ऑर्डर देता है, वो कहता है जी नेट मीटरिंग बंद हो जाएगी, और डिपार्टमेंट भी कोई स्थिति क्लियर नहीं कर रहा है। तो मंत्री महोदय से निवेदन है कि मार्च 2022 तक चले तो लोगों को अच्छा फायदा मिल सकता है सर इसका, और सोलर जनरेशन से कोई नुकसान ही नहीं है, गवर्नमेंट का बिजली उत्पन्न होती है, लगता कुछ नहीं है, अपने पास सन एनर्जी अच्छी है, इससे तो बेनिफिट ही होता है। तो निवेदन है कि इसको सर चालू रखें। दूसरा सर, मेरा वेयर हाउस पे जो कोल्ड स्टोरेज की नीति गवर्नमेंट ने निकाली है, उस पे मेरा एक निवेदन है सर। उसमें लिखा है कि फार्मर को 50% सब्सिडी दी जाएगी, और दूसरे फार्मर के अलावा जैसे मान लो कोई एनजीओ है या कोई कंपनी, उनको 25% दी जाएगी। तो फार्मर जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है वो फार्मर है, और फार्मर जब जाके फाइल लगा के प्रोसीडिंग करता है तो कहते हैं आपकी कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह की आपके कोई अदर इनकम है तो आपको फार्मर नहीं माना जाएगा। अगर किसी फार्मर के अदर इनकम नहीं है तो वो फार्मर सर 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता, फिर वेयर हाउस बनेंगे ही नहीं सर। वेयर हाउस नहीं बनेंगे, लोग अपना खाद्यान्न जो भी पैदा हो रहा है उसको रखने की व्यवस्था नहीं कर पाएगी, तो जो गवर्नमेंट की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें क्लियर करे सर, फार्मर वही जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है वो फार्मर है, और उसके अगर अदर इनकम होगी तो ही वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा उसमें। ऐसे बैंक उसको एडवांस भी नहीं देगा, वो सब्सिडी नहीं ले पाएगा, बैंक उसको एडवांस नहीं देगा, तो वेयर हाउस नहीं बनेंगे। तो इस पे थोड़ी सी स्थिति क्लियर करे तो अच्छे वेयर हाउस बन सकते हैं सर। वेयर हाउस की बहुत डिमांड है, लोगों में रुझान भी है इसमें। कुछ लोगों ने लगाए, उनको पहले 50% सब्सिडी, फिर वापस रिमर्समेंट हो गई वो, तो लोगों में बहुत भय की स्थिति पैदा हो रही है। तो गवर्नमेंट आपसे निवेदन है सर, इस पे स्थिति क्लियर करें, अच्छे वेयर हाउस लग सकते हैं। अभी जैसे रिको में ऑक्शन में जमीनें बेची है सरकार ने, अच्छे पैसे कमाए हैं सर उससे, लेकिन एक्चुअल में जो इंडस्ट्री लगाने वाला आदमी है उसको वो जमीन मिलनी चाहिए 2000 रुपए मीटर में, उसके ऑक्शन में 6000 रुपए रेट चलेगी सर, तो उसकी कमर तो वो जमीन खरीदने में चली गई सर, सारी की सारी कमर तो वहीं टूट गई। और जिसने ली है वो रियल एस्टेट के व्यापारी लेके उसने प्लॉट पटक दिया सर। या तो 100% ऑक्युपाई हो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, तो उसमें लेबर, सारी वर्कशॉप, सब चीजें खुल जाए ताकि जो इंडस्ट्री चल रही है उनको सब फैसिलिटी मिले। आज एक हमारा पलसाना इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा 3 फेस आ गया सर, लेकिन चलने को तो 15 इंडस्ट्री चल रही है, बाकी सारे के सारे प्लॉट खाली पड़े। तो गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो प्लॉट ले लिया किसी ने उसको तुरंत चालू करे, उसमें कितनी जीएसटी जमा हो रही है, कितना पीएफ आ रहा है, कितना ईएसआई आ रहा है, ये बहुत माध्यम है जांच करने का। जिसमें नहीं आ रहा है, जिस आदमी ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रखा है, कोई ईएसआई नहीं देता है, पीएफ नहीं देता है, जीएसटी जमा नहीं करा रहा है, इसने यार्ड बना दिया, उसको गोडाउन बना दिया, उससे उसका तो काम हो रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट की मंशा है उद्योग बढ़ाने का वो काम तो नहीं हो रहा है सर। आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में सर्च करा लीजिए सर, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, काम हो गया, लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो इससे थोड़ा ध्यान दे गवर्नमेंट, तो जिन लोगों को प्लॉट की जरूरत है उनको तो प्लॉट मिल जाएगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू चालू हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा सर। बिल्कुल, एक बार वापस से हम मंत्री परसादी लाल मीणा जी का रुख करते हैं, उद्योग मंत्री हमारे राजस्थान के, उनका रुख करते हैं। मंत्री जी, आप सुन रहे थे श्रवण कालिक जी को, कई तरीके के सुझाव भी उन्होंने सरकार को दिए हैं, कुछ समस्याएं भी उद्योगों की बताई है, जैसे इनकी पीवीसी इंडस्ट्री में पीवीसी पाइप्स को पीएचडी ने बैन कर दिया था। इसके अलावा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में वहां पर आप लोगों ने रिको का इंडस्ट्रियल एरिया तो बना दिया, लेकिन वहां पर फैक्ट्रियां स्थापित नहीं हुई। इस तरीके की कई शंकाएं भी है, कई समस्याएं भी है। अभी हमारी सरकार आने के बाद हमने रिको में जो प्लाट का ऑक्शन निकाला है वो ई ऑक्शन है, जिसको आवश्यकता है इंडस्ट्री लगाने की वो ई ऑक्शन में ले, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पूरा जिसको जहां जरूरत है वहां पर ले। और मुझे खुशी है कि हमारे 2 साल के कार्यकाल में इतने रिको के प्लॉट ई ऑक्शन से बिके हैं कि पहले कभी इतना प्लॉट नहीं बिकता था। लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है, पहले वाली बात की मैं नहीं कहता पिछली सरकार के टाइम क्या हुआ, पर हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी आने के बाद, ई ऑक्शन के बाद निश्चित रूप से लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है। गत वर्ष तो लॉकडाउन भी था,
उद्योगों की मंदी भी थी, सारी लॉकडाउन के कारण बंद भी था, फिर भी हमारे 2,500 प्लॉट एक साल में बिके हैं, जो पिछली सरकार के समय 5 साल में नहीं बिके। लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और ये जानकर खुशी होगी कि निश्चित रूप से हमने जमीनों की रेट भी पहले से कम हुई है। जो भी इंडस्ट्रीज की बात है, सही कहा कि हमने इंडस्ट्रीज को इस बार मुक्त रखा है, सारी इंडस्ट्री चल रही है, ना माल लाने का है, ना कच्चा माल की प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं इंडस्ट्री चलेगी तो निश्चित रूप से बेरोजगारी, जो मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, जो पलायन कर जाते हैं, वाहियात परेशान होते हैं, उनको निश्चित रूप से रोजगार मिल रहा है। चाहे हमने नरेगा को बंद कर दिया, और आप देखिए कि हमने इंडस्ट्रीज की लेबर को बंद नहीं किया, उनकी स्वतः ही पास बनाने की रखी है। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज एक बार बंद हो गया, उसको चलने में बहुत टाइम लगता है। एक बार लॉकडाउन हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इंडस्ट्री चलाने उद्योगपति क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान में रखा है। जो गत वर्ष परेशानियां उद्योगपतियों को हुई, उस चीज के कारण ही हमने इसको मुक्त रखा है, और हम चाहते हैं राजस्थान इंडस्ट्रीज अच्छी तरह चले, इससे कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क का हो, ये मजदूरों के साथ सब इंडस्ट्रीज वाले पालन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कहीं ये शिकायत भी नहीं है कि इंडस्ट्रीज में इतने मजदूर कहीं पॉजिटिव हो गए, इसका भी आप पूरा ध्यान रख रहे हैं। उद्योगपतियों को परेशानी नहीं हो, छोटी से छोटी बात के लिए भी उद्योगपति अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, उससे पूरी ट्रांसपेरेंसी लाए हैं। और एमएसएमई में तो 100 मोटर आपका अगर निश्चित रूप से एक छत के नीचे सारी आपको सैंक्शन मिल जाएगी। हम चाहते हैं उद्योगपतियों को राजस्थान में उद्योग लगाने में परेशानी ना हो, इसलिए हमने जगह जगह कई कानून नहीं लाए हैं उद्योगपतियों को, जिससे बहुत आसानी हुई है। एक छत के नीचे आपको सारी स्वीकृतियां मिल जाए, अधिकारियों के चक्कर नहीं काटना। 3 साल तक एमएसएमई एक्ट के बाद 3 साल तक आपको कोई उद्योग परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपना उद्योग लगाओ, उसको 3 साल तक चलाओ, सारी चीजें आपकी हो जाएगी। ऐसा कानून लेकर हमारी सरकार आई। हम चाहते हैं उद्योगों से ही बेरोजगारी दूर होगी, उद्योगों से हमारी इकोनॉमी ठीक होगी, उद्योग लगेंगे तभी हमारे राजस्थान की माली हालत ठीक होगी। बिल्कुल, मंत्री जी ने पूरी जानकारी हमारे सामने रखी है, परसादी लाल मीणा जी ने। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं आरपी जोशी जी का। आरपी जोशी जी, मैं आखिर में एक बार फिर आपसे कहूंगा कि कोई सुझाव यदि आप सरकार को देना चाहें, मंत्री जी को देना चाहें, आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो एक बार आप अपनी बात रख सकते हैं सामने। मंत्री जी की अभी बात बहुत सुनिए। बात मंत्री जी ने एक ही बात कहा कि हमारे यहाँ राजस्थान में इसका चलन नहीं है। ये वर्ड बहुत दूर तक पहुंच गया है। हमारे यहाँ बांस का चलन नहीं है राजस्थान में, तो ये वर्ड जो है ना, किसानों को यही चुभता है। अगर सरकार चाहे एक विज्ञप्ति निकाले कि हमने बांस के लिए, बांस की खेती के लिए इतना फंड हमने रखा है और हम ये किसानों को जो बांस लगाएंगे उनको ये सब्सिडी निकलेगी, मिलेगी। अगर सरकार की तरफ से ये वर्ग, यही बात प्रसाद लाल जी कह रहे हैं, जो मंत्री जी कह रहे हैं, यही बात वहां पर डायरेक्टर लोग कहते हैं कि राजस्थान में तो बांस का चलन ही नहीं है। कोई किसान अगर वहां जाता है तो कहते हैं राजस्थान में तो चलन ही नहीं है। जब चलन नहीं है तो किसान क्यों लगाएगा? अब चलन आपने बोल दिया तो वही चीज आगे भी पहुंच गई। अगर हमें चलन नहीं है, हमें वो करना है। हमारे झुंझुनू के अंदर में बांस लगे हुए, आज 15 फीट के बांस हो चुके हैं। आपके लाल सोट में बांस लगे हुए, लाल सोट में 10-10 फीट के हो गए हैं। अक्टूबर में हमने लगाए, वहां बांस बहुत टूट चुके। लाल सोट में हमने करीब 25,000 पौधे दौसा जिले के अंदर लग चुके हैं। बसवा में लगे हुए हैं, सिकराय में लगे हुए हैं, लाल सोट तहसील में लगे हुए हैं। हमारे इतने पौधे यहाँ लग चुके हैं, बहुत ज्यादा। तो हमने बताया ना कि चलन तो बंजर जमीन में जब हेस हो सकता है, तो सर हमें क्लाइमेट चेंज करने के लिए चलन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल आरपी जोशी जी, आपके इन सुझावों को मंत्री जी तक भी पहुंचाएंगे, उनका एक बार जवाब भी ले लेंगे। लेकिन एक बार पहले फिर से मैं रुक कर लेता हूँ श्रवण कालेट जी का। श्रवण जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप कोई सुझाव और देना चाहें या कोई सरकार से संबंधित और कोई मांग आप चाहें तो रख सकते हैं आप अपनी बात। मंत्री जी से एक निवेदन है मेरा सर, कि राजस्थान के लोग जो उद्योग लगा रहे हैं बाहर के दूसरे राज्यों में लगा रहे हैं, राजस्थान में और अन्य जो आस पड़ोस के स्टेट है, बिजली में 1.5 से 2 रुपए का डिफरेंस है सर। तो इंडस्ट्रीज तो हर तरह की कोस्ट जोड़ता है, प्रोडक्ट हमें मार्केट में बेचना है, कहीं जाके ऐसे घर में रखने वाला नहीं है। तो ये इसका भी लंबा फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा सरकार अपनी तरफ से इसको चेक कराई सर। ऐसा राजस्थान में क्या है सर, राजस्थान में तो खुद सोलर भी खुद उत्पन्न हो रही है सर, खूब सोलर एनर्जी हो रही है, या सबसे इसमें सोलर वाले काम में थी। तो ये यूनिट चार्जेस है ना, ये तो कम से कम बराबर रखे दूसरे स्टेट के। पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में ये टेस्ट करवा ली सर, हर जगह चेक करवा सकती है गवर्नमेंट, लेकिन थोड़ा सिमिलर हो तो उसमें
प्रोडक्शन करने में आनंद आता है सर, प्राइस देने में। हम भी माल को यहाँ कोई लोकल यार नहीं बेच सकते सर इसको। पैन इंडिया में काम करने वाली कंपनी भी कोई राजस्थान में लगाना चाहती है तो सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन करती है कि मेरे को पावर का क्या देना पड़ रहा है यहाँ। तो पावर एक्चुअल में यहाँ पे ज्यादा पावर का खर्चा ज्यादा लग रहा है, इसलिए लोग बाहर के लोग यहाँ कमाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग भी ये देखते हैं जो बड़ी इंडस्ट्रीज लगाता है, जैसे मान लो इंगट की फैक्ट्री है, लोहे की कोई फैक्ट्री है या कॉपर की भट्टी लगाने वाला है, वो ये सोचता है यार मेरा बिजली का बिल तो बहुत बड़ा आएगा इसमें, तो मैं कहाँ लगाऊं, जहाँ बिजली सस्ती मिलती है वहीं जाके लगाएगा। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, बिजली की प्राइस भी इक्विवेलेंट रखनी चाहिए, आस पड़ोस के जो स्टेट में उसके बराबर रखनी चाहिए सर। तो मंत्री जी आप सुन रहे थे श्रवण कालेट जी का कहना है कि एक तो बिजली की समस्या बढ़ी है, बिजली की दरों में थोड़ा फर्क है, और इसके अलावा आरपी जोशी जी कह रहे थे कि जो चलन है बांस की खेती का वो उसके लिए सरकार थोड़ी मदद करे तो चलन भी शुरू हो जाएगा। सर इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रख दें। जोशी जी ने कहा कि बांस की खेती का चलन होना चाहिए, निश्चित रूप से इस पर हम विचार करेंगे और हमारी तरफ से इसके लिए जो प्रोत्साहन दे सकते हैं, जिस तरह की स्कीम ला सकते हैं, अधिकारियों को मैं कहूँगा वो स्कीम लेकर आएंगे। और निश्चित रूप से दूसरी खेती करते हैं, ये सही बात है, बांस बिना पानी की खेती है और अब पानी की राजस्थान में बहुत कमी है, हम इसको निश्चित रूप से प्रायोरिटी से लेंगे। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इस निश्चित रूप से इस पर हम विचार करेंगे। अभी आपने कहा कि बिजली की रेट बहुत ज्यादा है, 2016 में ही जब बिजली कंपनियों का भारत सरकार से समझौता हुआ था, तब से ही बिजली की रेट में भी मुझे भी महसूस होता है दूसरे स्टेट से हमारी बिजली की दरें ज्यादा है। इस 2016 में भारत सरकार की बिजली कंपनियों का जो समझौता हुआ था उसके तहत ये रेट वगैरह यहाँ पर हुई थी। निश्चित रूप से इसमें कमी होनी चाहिए, मैं भी इस पक्ष का हूँ, क्योंकि दूसरे स्टेट चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ पर बिजली की रेट हमसे कम है, 2-2.5 रुपए का फर्क है। निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज में लगने में दिक्कत आती है, बिजली का बिल ज्यादा आता है, इसमें कोई सुधार होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में बात मैं लाया हूँ। बिल्कुल, तो मंत्री परसत लाल मीणा जी ने आप दोनों की बातों का, आप दोनों के सुझावों का बड़े बेबाकी से यहाँ पर जवाब दिया है। आरपी जोशी जी और श्रवण कालेट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मंत्री परसत लाल मीणा जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।